नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा करंट अफेयर्स होता है यह विशेष 2 एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। 2 परीक्षाएं कौन है आपकी? एक है आपकी यूपी पीसीएस की और दूसरी है आपकी आरआरयू की। लेकिन इसके साथ में इस करंट अफेयर्स का उपयोग आप यूपीएससी परीक्षा के साथ साथ में जो है आप जो भी वनडे एग्जाम्स आपके होते हैं उन सभी वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, टेट, सेटेट, सुपर टेट का जो भी एग्जाम होता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी आपके टच में जो भी लोग होंगे, जो भी आपके नॉलेज में होंगे, आप उनको, अपने सगे संबंधियों को आप ये वीडियो हमारा भेज सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना आपको देनी है। सूचना क्या है कि जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी दरअसल हम लोग डिकोड एग्जाम की पूरी टीम दरअसल आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, यानी कि यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और उस कोर्स की जानकारी हमने आपको दे दी थी। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा डिटेल्स में। और अगर आपको यूपी पीसीएस से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है, कोई आपको काउंसलिंग करनी है, अपनी करानी है, या कुछ भी व्यक्तिगत आपको समस्या है तैयारी से संबंधित, तो उस समस्या के निराकरण के लिए, समाधान के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से दरअसल आप क्या कर पाएंगे कि आप उस लिंक के माध्यम से गूगल फॉर्म को फिल करेंगे और गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद जो है आपको काउंसलिंग का टाइम मिल जाएगा। आप यूपीपीसीएस की तैयारी संबंधित अभी आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो एडमिशन को लेकर के हो, कोर्स से संबंधित जानकारी हो, तैयारी से संबंधित जानकारी हो, किसी प्रकार की जानकारी हो, वो आपसे जो है विशेषज्ञ जो टीम हमारी है वो आपसे बात करेगी और आपके सभी जो है शंकाओं का समाधान करेगी। ये पूरी जो है आपकी काउंसलिंग जो होगी ये व्यक्तिगत काउंसलिंग, फ्री व्यक्तिगत काउंसलिंग होगी। अर्थात आप आराम से अपनी समस्याओं को सामने वाले के पास, अर्थात जो भी टीचर से आप जो भी बात आपसे करेंगे आप उनसे आप जो है अपनी समस्याओं को जो है रख पाएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद आप लोग जो भी एडमिशन प्रक्रिया होगी वो भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को जो है बहुत ही बेहतर ढंग से पीसीएस की आप लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। राइट, तो ये सूचना आपको देनी थी। आप लोग इसको जो है प्लीज आप लोग गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है इस फॉर्म का जो है गूगल फॉर्म का दिया गया है। ठीक है, वहां पर जो भी डिटेल्स दी होंगी उनमें आप सारी डिटेल्स फिल करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपके बाद जो है समय मिलने पर आपके पास कॉल ऑलरेडी आ जाएगी। राइट, चलिए इसके अलावा अभी चूंकि एग्जाम आपके ऑलरेडी होने वाले हैं 24 के पीसीएस के और 23 के आरओ के। ठीक है, तो वो आप भी तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ में। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, चूंकि अब अंतिम समय चल रहा है तैयारी का, ऐसे में इस समय आपके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि इस समय डिकोड एग्जाम आपके जो है चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर, हमारे चैनल पर आरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, इसके नाम से एक टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इसको ज्वाइन करके इसके माध्यम से करीब करीब क्या बल्कि 9000 क्वेश्चन जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन एक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है जो बदलता हुआ ट्रेंड है एग्जाम का, उस बदलते हुए ट्रेंड के आधार पर दरअसल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर आपको 15 आरओ का टेस्ट मिलेगा, 10 पीसीएस का टेस्ट मिलेगा और 5 सीसेट का टेस्ट मिलेगा। अर्थात आपकी तैयारी, आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये दोनों एग्जाम के लिए क्या रहेगा, लाभकारी रहेगा। तो आप आराम से इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में दिए जाएंगे, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज जो है डेली टारगेट आपको दिया जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, और 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इसमें। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, यानी कि पूरे टेस्ट की जो है आपको सॉल्व और अनसॉल्व जो है फाइल मिलेगी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। 5000 यानी कि 5000 क्वेश्चंस जो है विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के साथ में आपको पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें दरअसल आपको जो है दी जाएंगी। अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना है
तो आप लोग व्हाट्सएप पे लिखिएगा क्या, वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये आपको जानकारी देनी थी। अब आइए सीधे तौर पर हम लोग टॉपिक पर आते हैं, और उसके पहले हम लोग फटाफट करते हैं क्या, रिवीजन। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको तैयारी को बेहतर करना है तो उसके लिए रिवीजन सबसे रामबाण तरीका होता है, चाहे वो करंट अफेयर्स का रिवीजन हो या फिर आपका सामान्य धन का रिवीजन हो। चूंकि आपकी परीक्षा ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि तारीखों का ऐलान दरअसल लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने कर दिया है। ऐसे में उन्हीं तारीखों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। हालांकि इस पर विवाद चल रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आप लोग जो है इसमें अपना समर्थन दे सकते हैं, डिकोड एग्जाम का ऑलरेडी समर्थन इसमें है, तो आप सभी लोग जो भी कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर करिए, लेकिन साथ साथ में तैयारी भी जरूर आप लोग करिए और रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग फटाफट कल का करते हैं रिवीजन। पहला प्रश्न क्या था हमारा कल का, कि हाल ही में किस न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्तियां भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं है, राज्य उनका अधिग्रहण नहीं कर सकता है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्टेटमेंट दिया था। याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट, माननीय राष्ट्रपति की स्टेटमेंट, ये बहुत आपके लिए अहम होते हैं, इनको सुना करिए। इसके अलावा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन का विषय क्या था, तो विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। नेक्स्ट है ऑस्कर 2025 के लिए हमने आपसे कहा था, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या था कि ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म ने क्वालिफाई किया है, तो फिल्म कौन सी है, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू ने, ये क्या है, कन्नड़ फिल्म है, लघु फिल्म है। ये आपके लिए जानना क्या था, जरूरी था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में लंदन में शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन बेसिकली कब से कब तक किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है 5 to 7 नवंबर के मिड में। ये भी आपको तारीख जो है क्या करनी है, याद रखनी है। तारीख पे तारीख, तारीख पे याद, तारीख याद है आपको, डायलॉग किसका है। चलो, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए COP16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किस देश के द्वारा बेसिकली प्रकृति के साथ गठबंधन, एक गठबंधन है, इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि किस देश के द्वारा इस गठबंधन की शुरुआत की गई है, तो देश कौन सा है, कोलंबिया। और ये कब किया गया है, ये COP16 के दौरान, यानी कि जो बैडास्टी पर ये जो COP16 की बैठक हो रही है, इसी बैठक में कोलंबिया के द्वारा बेसिकली ये प्रकृति के साथ नामक गठबंधन की शुरुआत की गई है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन बना, वो बना दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन का है कि हाल ही में किसके द्वारा 15 दिन का जल उत्सव शुरू किया गया, तो वो किया गया नीति आयोग के द्वारा। और हमने आपको कई बार कहा है कि नीति आयोग प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आपसे पूछा जाता है, तो नीति आयोग को आप लोग डिटेल्स में तैयार कर लीजिएगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न भी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा क्या, ए, अर्थात एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का क्या है, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर अवस्थित है। चलिए अब हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो कि प्रश्न क्या है हमारा, पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। मुझे लगता है कि अगर आप गायकी के शौकीन होंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है शारदा सिन्हा जी को जानते होंगे, और गायकी के नहीं भी शौकीन होंगे तो भी कहीं ना कहीं आप जो है शारदा सिन्हा जी को आप जानते होंगे। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताओ उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2018 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2019। जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइएगा। मुझे लगता है कि बिहार के जो अभ्यर्थी होंगे उनको इसका उत्तर जरूर पता होगा। और अगर अभी आगामी जो बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है आपकी, उस प्रश्न में, उस परीक्षा में यह प्रश्न आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए भी यह प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बैठे मत रहो, कलम को उठाओ और इसको नोट डाउन कर लो कि यह प्रश्न क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैं कहूं कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दैट मींस कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस प्रश्न के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, याद रखिएगा। ओके, चलो व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी फटाफट। तो हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है
दिल्ली एम्स में वो जो है भर्ती थी और उसी समय जो है उनका निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2018 में पद्म भूषण सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2006 में उन्हें राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि उनका निधन कब हो गया, तो 5 नवंबर को दरअसल उनका निधन हो गया। और इन्हें बिहार की कोकिला के नाम से भी दरअसल हम इन्हें संबोधित करते थे। ये प्रसिद्ध थी। अपने आप में एक लंबे समय तक 1970 के दशक से जो है इन्होंने अपने गायकी की शुरुआत की और एक लंबे संघर्षों के दौरान एक लंबे जो है उन्होंने अपने जीवन में एक लंबे जो है जीवन के साथ साथ में इन्होंने बहुत सारे सम्मानों को प्राप्त किया और एक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही जो है प्रतिभावान गायिका थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो जीवन है, आना और जाना लगा रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे अच्छे कर्मों से ही हम शायद इन्हें याद रखते हैं। हाल ही में टाटा जी का निधन हुआ था, आप लोग उनको भी जानते होंगे। उनको भी हम लोग बहुत ही श्रद्धा सुमन हमने उनके लिए अर्पित किया था। इसलिए आप लोग को भी ध्यान रखना है कि आपको सफल तो होना है, लेकिन एक कोटेशन मेरा है कि हर व्यक्ति को हमेशा सफलता से महानता की ओर अग्रसर होना चाहिए, कि ताकि जब हमारा देहांत हो तो 4 आदमी हमें जाने समझे और हमें किताबों में, हमें अलग अलग जगहों पर हमें पढ़ें, हमारे बारे में शिक्षा लें हमारी अच्छी बातों से। तो जीवन में आपको कुछ इस तरीके से चलाना है, याद रखिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया गया भाई साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी हरदोई या फिर डी इंदौर। तो जल्दी बताइएगा, ये शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका बेसिकली कहां पर? ये किया गया नई दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है, तो पॉइंट वही है कि हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और अक्सर हमने आपसे कहा है कि कोई प्रोग्राम या कोई योजना अगर चल रही होती है, उस योजना का शुभारंभ अर्थात उद्घाटन किस मंत्रालय या किस मंत्री ने किया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो ये मंत्री का नाम भी पूछ सकता है आपसे, और ये जो मंत्रालय है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बेसिकली शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या फिर 5 नवंबर? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। और सुनामी शब्द आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये शब्द जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। खासकर ये पीसीएस के मुख्य परीक्षा में, क्या ठीक है, पीसीएस के मुख्य परीक्षा में जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इस बिंदु को विशेष तौर पर क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, चलो तो बताओ भैया कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया आपका 5 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो तो पॉइंट सेम है पहला कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया गया था और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और कब? ये 2015 में, दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह कहा गया कि प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। याद रखिएगा, भूकंप वगैरह जब आता है बेसिकली, तो सुनामी एक अपने आप में बड़ी समस्या के रूप में आता है। वर्ष 2004 की सुनामी के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। लगभग 2.5 लाख के करीब लोग जो इसमें मारे गए थे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी 21वीं सदी की बहुत बड़ी अपने आप में आपदा के रूप में था। और सुनामी अपने आप में प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती है विशेषकर। तो आप लोग सुनामी को, जो आपने टास्क की कॉपी बनाई होगी, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने आपको 2 कॉपी बनवाई है। एक कॉपी वो जो टास्क की है, जहां पर मैं आपको डेली टास्क देता हूं कि ये आपका होमवर्क है, आपको इस कॉपी में नोट डाउन करना है। दूसरी कॉपी हमने मुख्य परीक्षा की आपको बनवाई होगी, जहां पर वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न देता हूं जिसका उत्तर आपको यहां पर लिखना होता है। तो आज आपका टास्क क्या है? पहला है टास्क आपका कि आप लोग जो है क्या करिएगा, टास्क 1 के रूप में आप लोग जो है सुनामी को अच्छे तरीके से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और अगर सुनामी तैयार कर रहे हैं तो अगर टाइम मिलेगा आपके पास, तो सुनामी के साथ साथ में भूकंप, क्या भूकंप, और साथ साथ में ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी, जिसको हम लोग अर्थक्वेक भी बोलते हैं, ज्वालामुखी,
इस टॉपिक को भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। यानी कि 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना एक प्रश्न आपके प्री और मुख्य परीक्षा दोनों पूछा जाता है। इसके अलावा निबंध में भी इन टॉपिकों पर प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो प्री, मेंस और साथ ही साथ में निबंध वाले में ये सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। चलो, उद्देश्य क्या है भाई साहब इसका? उद्देश्य क्या है इस दिवस का? सुनामी के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक करना, कि वो ताकि इससे परिचित हो और इससे जो है अपनी सुरक्षा कर पाए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री नीति को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया? कौन सा ऐसा देश है, कहा कि भैया वीजा फ्री है हमारे लिए अनिश्चित काल के लिए? कौन सा देश है? अमेरिका, रूस, थाईलैंड या फिर नेपाल? तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है नेपाल कर दिया हो, या हो सकता है आपको लग रहा होगा रूस बहुत अच्छा दोस्त है वो कर दिया हो, थाईलैंड कर दिया हो। तो बेसिकली इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसका क्या सही उत्तर है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाईलैंड ने अभी भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री जो नीति है उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आपको पता होगा कि अभी इसकी मियाद बेसिकली मई में पूरी हो गई थी, फिर नवंबर तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। दोबारा से इसको जो है नवंबर के बाद इसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि विदेशी जो पर्यटक हैं वो बिना वीजा के 60 दिनों तक वहां पर रह सकते हैं और उसके बाद भी दरअसल वो अपने आगे के डेट को बढ़वा सकते हैं, राइट। तो ये अपने आप एक अच्छी पहल है, और वो ताकि जो विदेशी जो भारतीय जो पर्यटक हैं वो वहां पर जा पाएं और वहां पर जो है रह सकें। तो ये अपने आप में थाईलैंड के लिए फायदेमंद है। ओके, तो ये हमने बता दिया आपको। इसके अलावा थाईलैंड के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो थाईलैंड की जो राजधानी क्या है, बैंकॉक है, आप सभी लोग परिचित होंगे। और करेंसी क्या है, थाई बात है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस है और कंबोडिया। दक्षिण सीमा पर कौन है, मलेशिया। और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार अवस्थित है। ये भी आप लोग जो है देख सकते हैं, ये थाईलैंड है, यहाँ पर ये सब चीजें देखिए, यहाँ पर है म्यांमार है, यहाँ पर वियतनाम है, कंबोडिया है, ठीक है, लाओस है इधर। ये सब चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा का पूरा एरिया जो है कैसा है इसका थाईलैंड का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसको बोलते हैं। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, आप सभी लोग जानते होंगे। ISA की मुख्यालय की बात करते हैं, कहां पर है इसका मुख्यालय ISA का? जल्दी बताओ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुड़गांव में है। सभी लोग जानते होंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया, यह भी पूछ रहा है आपसे प्रश्न। नई दिल्ली में, लखनऊ में और नासिक में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताओ। और मैंने कई बार आपसे एक चीज मैंने आपको बताई है, ट्रिक, कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जिसमें इस प्रकार के कुछ ऑप्शन हो, और अगर आपको इस प्रश्न को नहीं पता हो, अगर आपको रिस्क लेना हो, तुक्का लगाना हो, तो अगर आपके ऑप्शन में नई दिल्ली रहे तो समझ लेना कि अधिकतर चांस ऐसा होगा कि नई दिल्ली ही सही उत्तर होगा। तो ये अगर ऐसे प्रश्नों में अगर आपको रिस्क लेना है तो आप नई दिल्ली वाले को टिक लगा के चले आइएगा। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत आपसे जो है आप एक सजेशन है। अधिकतर चांस में नई दिल्ली सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 7वें सत्र में आशीष खन्ना जी हैं, उनको इसका तीसरा महानिदेशक जो है चुना गया है। तो यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले यही प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 120 सदस्य और हस्ताक्षर देशों के साथ एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, संगठन है, आप जानते होंगे। यह दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा सुधार करने में कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए एक स्थायी संक्रमण के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। बाकी सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस किस तरीके से दिए गए हैं। ISA पर प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है अपने आप में भारत की बहुत बड़ी पहल है और इसका मुख्यालय आपके भारत में गुड़गांव में अवस्थित है, ठीक है। कई बार गुड़गांव ना लिख करके दिल्ली लिख लेता है, तो कंफ्यूज वहां पर नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। आप इसको मंत्रालय कर लीजिएगा यहां पर, मंत्रालय, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय, जल्दी बताइएगा। वैसे आप इस प्रश्न में अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका उत्तर बेसिकली ए ही होगा, क्योंकि दत्तक ग्रहण जागरूकता माह है। दत्तक पुत्र जो होते हैं आप जानते होंगे, जो गोद लिए जाते हैं बच्चे, उनके बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण मंत्रालय का दत्तक पुत्र से क्या संबंध होगा? नहीं होगा। आयुष मंत्रालय का भी नहीं हो सकता है। कृषि मंत्रालय भी क्या करेगा इसमें? तो महिला एवं बाल विकास, देखो महिला एवं बाल विकास, इन्हीं सब का काम तो होता है
बच्चों की देखभाल से लेकर के आने जो कार्य होते हैं मानवीय जीवन से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों पर आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कंफ्यूजन होगा आपको कि यार कैसे करें, हम क्या करें। तो अगर आप प्रश्न देखेंगे उस आधार पर आप जो है विकल्प को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। कारण क्या है इसका, इसको मनाने का कारण क्या है, कारण है कि कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 मना रहा है। ठीक है, ये अपने आप एक अच्छी पहल है और बच्चे को अडॉप्ट करना अपने आप में एक बहुत, मुझे लगता है कि समाज सेवा है अपने आप में। और हो सके तो जैसे अगर आपकी कभी नई शादी हो तो अगर आपको लगता है कि यार नया बेबी नहीं करना चाहिए तो आराम से आप बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि किसी बच्चे को माता पिता का प्यार मिल जाएगा, उसे घर मिल जाएगा, एक अच्छा सा संसार मिल जाएगा और साथ ही साथ में जो पॉपुलेशन की जो वृद्धि वाली बात जो होती है उस पर भी कहीं ना कहीं आप जो है आराम से रोक लगा सकते हैं। तो एक ओर आप किसी के जीवन को संवारने का काम करेंगे तो वहीं दूसरी ओर जो है आपको पॉपुलेशन को रोकने में भी अपनी सहायता कर सकते हैं। या अगर किसी कपल को दिक्कत हो तो एक जो है बेबी वो अपना खुद का कर सकता है और एक अडॉप्ट भी कर सकता है। यह भी अपने आप में एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए आज के युवाओं को और ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ हो गए होते हैं, जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं। जहां पर मैं खाना खाता हूं, जो बच्चा वो प्लेट वगैरह उठाता है, तो एक बार ऐसे मैंने पूछा उससे तो उसने बताया कि मेरा कोई नहीं। मैंने कहा कहाँ सोते हो, तो वो बाहर टेबल पड़ी होती वहीं पर वो सोता है। तो फिर मैंने उसको हेल्प के लिए बोला कि आपको कोई भी हेल्प होगी, कुछ भी होगा, मैंने सपोर्ट किया कि आप जो है अभी रहो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ भी समस्या होती है तो आप बताओ। आधार कार्ड भी उसका नहीं बना हुआ है और छोटा सा बच्चा, मुझे लगता है कि शायद 12-13 साल का मैक्सिमम होगा और वो बहुत अच्छा सा लड़का है, काम करता है। अगर उस बच्चे को किसी ने गोद ले लिया होता तो क्या उस बच्चे को प्लेट धुलना पड़ता, क्या उस बच्चे को सुबह 6-7 बजे उठ करके रात में 11-12 बजे तक काम करना पड़ता? शायद नहीं करना पड़ता। तो ये अगर हम इस संसार में रहते हैं तो मानवता के कारण हमें ऐसे पहल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप किसी बच्चे को पाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कपल ही हैं, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो भी आप ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को गोद लीजिए। इससे मुझे लगता है कि समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बाकी इसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप सोच के देखिए कि जिस बच्चे के माँ बाप या कोई नहीं होता है रिलेशन में, उस पर क्या बीतती होगी। ठीक है, चलिए, तो विषय क्या है इसका? विषय है देख रेख और पालन पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास। नेक्स्ट है महिला बाल विकास मंत्रालय 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 21 नवंबर को दत्तक ग्रहण जागरूकता माह जो है क्या है, मना रहा है। राइट, चलिए, नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में कुल कितने रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 10 लाख डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर या फिर 30 लाख मिलियन डॉलर? जरा इस प्रश्न को एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा प्लीज, है ना। तो वैसे इसका उत्तर बी होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार जरा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में कुल 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट, इसके अलावा केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में जलापूर्ति किस किस के लिए, किन सुविधाओं के लिए? तो जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता के लिए दरअसल इस ऋण पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। राइट, चलो, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देश की आत्मनिर्भरता पहल को विशेष बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 अस्म मशीन पिस्तौल को शामिल किया है। यह पिस्तौल किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, फिर नासा के द्वारा? बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। ये अभी अस्मी जो मशीन है, पिस्तौल है, इसको अभी शामिल किया रहा है। ठीक है, भारतीय सेना में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो भारतीय सेना अपनी उत्तरी कमान में 550 अस्म मशीन पिस्तौल को शामिल कर रही है, याद रखिएगा। और इस हथियार को भारतीय सेना के कर्नल कौन है? प्रसाद बेसोड़ ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ भी बोलते हैं, डीआरडीओ के साथ साझेदारी में इसको विकसित किया है। और इसका निर्माण बेसिकली कहां पर किया रहा है? इसका निर्माण हैदराबाद में एक भारतीय कंपनी द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में बहुत ही मॉडर्न पिस्तौल है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना जो है अपने युद्ध में करेगी। यानी कि अस्म मशीन पिस्तौल विशेष रूप से नजदीकी लड़ाई और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन की गई है। या पिस्तौल और सब मशीन गन दोनों के रूप में प्रभावी ढंग से जो है क्या करती है, ये कार्य करती है। तो अपने आप में एक अच्छी मशीन गन जो है बनाई गई है, मतलब पिस्तौल बनाई गई है।
ठीक है, चलो अब आज आपके लिए एक प्रश्न है और वो क्या है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसकी रचना किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखी है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा भाषा है, लेकिन अक्सर क्या होता है कई बार कंफ्यूजन होता है। एक बार मुझे भी हो गया था कंफ्यूजन, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आई थिंक मैं 10th या 11th में था, तो किसी ने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा तो मैंने इसको गलत कर दिया था। अब आपको बताना है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, पाली में की है, अवधी में की है, ब्रजभाषा में की है, संस्कृत में की है। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में। मुझे उम्मीद है कि आज कमेंट की संख्या आप लोग बढ़ाएंगे। मुझे लगता है शायद इस समय आप लोग पढ़ाई थोड़ा कम कर रहे हैं, और अगर कम कर रहे हैं तो भाई साहब प्लीज पढ़ाई करना शुरू कर दो। लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ करके आपको जो है तैयारी करनी होगी। कमेंट का उत्तर जरूर, मतलब कमेंट में उत्तर जरूर दिया करें, क्योंकि हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, और अगर आप उत्तर दिए रहेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर उत्तर नहीं दिए रहेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में इस प्रश्न को वहां पर ना सही कर पाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए, और मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न क्या है कि हालिया संदर्भ में भारत अमेरिका संबंध को विस्तार पूर्वक समझाइए। हालिया संदर्भ का मतलब क्या हुआ, हाल के मुद्दे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मुद्दे में आपको पता होगा अमेरिका में ट्रंप जी क्या हैं, जीत गए हैं, और अपने आप में उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है अपने आप में। विगत कई वर्षों के बाद दरअसल कोई राष्ट्रपति वहां पर पुनः निर्वाचित हुआ है अपने आप में। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप लोग जानते होंगे, नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बनती है, और बहुत अच्छा अच्छा ट्वीट उन्होंने दरअसल मोदी जी ने जो है डियर ट्रंप लिख करके उनको संबोधित किया था, शुभकामनाएं दी थी। तो देखते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका और भारत का जो है संबंध कैसा रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको अमेरिका और भारत के संबंधों पर जो है चर्चा आपको करनी है, विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। बाकी जो हमने आपको स्टार्टिंग में सूचना दी थी उस सूचना को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपका यूपीपीसीएस का लक्ष्य है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, और वहां पर जो है उसके बाद आपको कॉल आएगी, वहां पर आप अपनी व्यक्तिगत काउंसलिंग तैयारी से संबंधित जो है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।